So, Assalamu alaikum Okay. everyone. Welcome to the latest episode of the Isolation Central. काफ़ी अरसे बाद हम आ रहे हैं, बट जैसे आपको पता है कि बीच में ईद वगैरह आ गई है, एंड आई होप कि आप सब घर पे रहे और सेफ रहे। सो जो आज के एपिसोड है उस पर हमारे साथ मौजूद है मुशर्रफ अली फारूकी साहब। सबसे पहले सर वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। थैंक यू। मुशर्रफ साहब का एक छोटा सा इंट्रो देते चलें। ही इज़ एन ऑथर, ट्रांसलेटर, स्टोरी टेलर। इनकी जो लेटेस्ट किताब आई है द मर्मन एंड द बुक ऑफ पावर, इस पे हम स्पेसिफिकली आज बात करेंगे। ये क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, क्या इंस्पायरेशन है। बट इसके अलावा उर्दू थेसॉरस के फाउंड किया था इन्होंने, किताब पब्लिशिंग हाउस है उसके फाउंडर हैं, और स्टोरी किड प्रोग्राम जो बच्चों की कहानियों का एक प्रोग्राम है उसके भी ये फाउंडर हैं, जिस पे हमने बात की थी। और आपको उस प्रोग्राम का लिंक इस टाइम ऊपर अपने जो स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा उस पर भी आप डिटेल में देख सकते हैं कि वो प्रोग्राम क्या है और बच्चे किस तरह उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि आपकी बुक अब पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो हम कहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं? जी हमाद, ये किताब जो है अब एक्सक्लूसिवली दराज.pk, दराज जो ऑनलाइन सेल्स वो है चैनल, उस पर मिल सकती है और फ्री डिलीवरी है इसकी पाकिस्तान वाइड। ठीक तो है। उसकी वजह ये है इसको रखने की कि बहुत दफ़ा किताबें सही तरह पहुंचती नहीं हैं। मुसलसल किताब वालों से कांटेक्ट करना, फिर वो एक नाइटमेयर हो जाता है लॉजिस्टिक्स का। तो अब वो एक दराज.pk के जरिए ऐसा है कि सब लोग ज़्यादातर जानते हैं, उन पर रिलाई करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी है, उसका आप ऑर्डर कर दें, 2-3 रोज़ के अंदर आपको मिल जाएगी किताब। ठीक है, और ये साइन कॉपी का भी यही तरीका है या उसके जी, लिए साइन कोई कॉपी काफिल का होते ये हैं? साइन जी, वो सारी कॉपीज साइन दी जाएंगी जो भी ऑर्डर करेगा। अगर वो ईमेल कर दें या उसमें ऑर्डर के अंदर लिख देंगे साइन कॉपी भेज दें, तो वो और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है सर, बुक की तरफ आते हैं। बुक में आपने बेसिकली इसको एक्सप्लेन किया, इसके नाम में भी आपने लिखा हुआ है ये कि ये एक किस्सा है। तो किस्सा को अगर हमारे लिए आप थोड़ा डिफाइन करें, क्योंकि आमतौर पे जब हम किस्सा का लफ्ज़ सुनते हैं तो किस्सा गोई हमारे माइंड में आता है, और उससे हमारे ज़हन में आता है कि दिस इज समथिंग विच इज़ ओरल, यानी ज़ुबानी कलामी आपको बैठ के कोई किस्सा सुना रहा है, एक महफिल जमी हुई है। तो किस्सा गोई और किस्सा के हवाले से सर इसको डिफाइन कीजिएगा हमारे लिए। अच्छा, तो किस्से का एक बुनियादी एक चीज़ ये होती है उसमें कि उसमें इवेंट्स बहुत वाक़यात बहुत जल्दी जल्दी वक़ू पज़ीर हो रहे होते हैं, जल्दी जल्दी इवेंट्स चेंज हो रहे होते हैं। और वो उसके अंदर एक और चीज़ ये भी है कि एक या तो दो तरह के किस्से होते हैं। एक तो ये कि बिल्कुल सीधी सी कहानी चली गई, जिस तरह अलादीन का चिराग है, वो भी किस्सा है कि अलादीन और क्या होगा उसके साथ। और वो भी किस्से होते हैं जिसमें एक कहानी नहीं बल्कि एक साथ कई छोटी छोटी कहानियाँ चल रही होती हैं या उनको उसमें लाया जाता है। तो द मर्मन इन द बुक ऑफ पावर एक ऐसा किस्सा है जो कई कहानियों से मिलाकर बना है, लेकिन इसमें एक कहानी जो है वो मर्मन की या जलमानस की या आदम याबी, जो भी आप कहना चाहें उसको, उसकी है, जिसमें जिसको बगदाद में पेश किया जाता है। जुवेनी जो एक गवर्नर है बगदाद का, मंगोलों ने हमला करके बगदाद पे कब्जा कर लिया, और अब जुवेनी जो खुद एक स्कॉलर है, उसके सामने ये मरमन लाया जाता है कि मशवरे लाते हैं कि भाई इसको देखें आप, और बेसिकली कुछ इनाम वगैरह मिल जाए। तो वो अभी बहुत मसरूफ़ है, उसको कंस्ट्रक्शन के उसके प्रोजेक्ट्स हैं, रिवाइवल उसको शहर का करना है। तो वो कहता है ये मैं कहाँ मुसीबत के अंदर फंस गया। तो वो लेकिन बहरहाल उसको दरबार में बहस हो रही है कि मरमन क्या चीज़ होती है, और ये इंसान का इस पर हुक्म लागू होगा या मछली का होगा, क्या चीज़ होगी, इसको खाया जा सकता है नहीं। हमारे जैसे लोग जो इसमें ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि भाई खाना पकाने की क्या सूरत। तो उस वक्त क़ज़वीनी जो किताब अजाइबुल मखलूक़ात व ग़राइबुल मौजूदात का मुसन्निफ़ है, वो वहाँ पे मौजूद है। वो साइंटिस्ट है, जुवेनी का दोस्त है, और वो कहता है कि इस पर रिसर्च होनी चाहिए क्योंकि ये कोई आम मखलूक नहीं है, बल्कि खुदा की निशानियों में से एक निशानी है जो इतनी अजीब और अजीबुल खल्क़त मखलूक। और उसके बाद फिर वो वहाँ से कहानी शुरू होती है, उस मरमन का पास्ट क्या था और आगे क्या
वाक़यात पेश आते हैं। तो इसमें अब्बासी दौर के ख़ात्मे, खिलाफत अब्बासिया के ख़ात्मे के बाद जो कुछ बगदाद में गुज़रा, जो कुछ साइंस की उस वक्त शक्ल थी, उस वक्त की कंटेम्प्रेरी साइंस की, उसकी बहसें हैं। और मरमन साहब को इश्क हो जाता है, तो उसका किस्सा तो इस तरह से है ये। लेकिन गोइंग बैक टू आपने जो कहा था किस्से का कि असल चीज़ क्या होती है, एक तो किस्से में सिर्फ बयान होता है, उसमें डायलॉग्स नहीं होते जिस तरह आप किसी नॉवल के अंदर समझते हैं। हालांकि किस्सा जो फसाना आज़ाद है, जो कि किस्सा है जो रत्ना शाह साहब ने लिखा था, उसमें डायलॉग्स हैं, लेकिन वो एक मॉडर्न फॉर्म है किस्से की। वो उस तरह का क्लासिकल किस्सा नहीं है जिस तरह का जिसकी नकल में मैंने मर्मन इन द बुक ऑफ पावर लिखा। सर 2-3 क्वेश्चन आपने अभी जो इसने एक्सप्लेन कर रहे थे उसी से अब निकल आए। पहला क्वेश्चन तो ये है कि इस जो आपने ये टाइम चेक किया है, जो एरा सेलेक्ट किया आपने कि अब्बासियत जो थी खिलाफत, उसकी कोई खास वजह इसको बेस करने की उस टाइम एरा में? मैं असल में किताब अजाइबुल मखलूक़ात और गराइबुल मौजूदात जो थी उसके उससे रिलेटेड एक कहानी थी है। तो उसका वो जिस ज़माने में लिखी गई और जिस ज़माने में उस पर रिसर्च हो रही थी वो वही ज़माना था। तो ज़ाहिर बात है आदमी हर तरह का लाइसेंस लेता है, तो आगे पीछे करके उसी दौर में ये सब चीज़ें हुई थी। अजाइबुल मखलूक़ात उस दौर में लिखी गई थी। मंगोलों ने उस वक्त हमला किया था। अब्बासी दौरे हुकूमत के अंदर ये चल रहा था कि भाई शायद क़यामत आने वाली है और याजूज माजूज का हमला होने वाला है, दुनिया ख़त्म होने वाली है। और जो अब्बासी हुक्मरान थे उनको ख्वाब आते थे, ये तारीख में दर्ज है, और उनको लगता था कि याजूज माजूज उनकी सिमत बढ़ रहे हैं, या वो सिद्ध सिकंदरी जो थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है और अब वो आगे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही थी उस दौर में, और जो कि बहुत फैसिनेटिंग है उनका काम। तो ये सारा जितनी भी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं इसमें फैंटेसी है, लेकिन जो असल जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं दे आर ऑल रियल, वो एक्चुअली हुए। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, तो जो ये किताब है ये बेसिकली हम इस तरह हमारा नॉवल जो सेट हुआ है वो किताब आनी है उसकी, या ये आपने उसके बाद सेट किया है कि वो किताब ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है? नहीं, वो किताब लिखी जा रही है। किताबें लिखी जा रही और है। हाँ, वो लिखी जा रही है और उसमें उसने कुछ चीज़ें लिख ली हैं। उसका जो एक फॉर्मूला है, उसकी एक तरह का जो प्रिलिमिनरी वो है ऑपरेटर्स, वो इन प्लेस है। और अब बर्मन की आने की वजह से उसमें नए सिरे से उस पर गौर कर रहा है कज़विनी के, अच्छा अगर अब ये मखलूक है तो उसको कहाँ पे फिट किया जाए, इंसान और जानवर के दरमियान की मखलूक है। तो अच्छा सर, कज़विनी के हवाले से बताइएगा कि ये हिस्टोरिकली इनके क्या बैकग्राउंड है थोड़ा सा, क्योंकि ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, तो इनके हवाले से थोड़ा कज़विनी बताइएगा। साहब, हाँ, जिस तरह हमारी तारीख में बेशुमार लोग गुजरे हैं जो नहायत काबिल थे और मुख्तलिफ मज़ामीन और एरियाज पर दस्तरस रखते थे, इसी तरह कज़विनी साहब, मदुद्दीन कज़विनी साहब ने ये काजी थे, तो फ़क़ीह थे, फ़िक़्ह के एक्सपर्ट थे। और तो ये जज इनको बनाया था जुवेनी ने, जब उसने बगदाद पे मंगोलों का कब्जा हुआ तो इनको जज बनाएगा। और मैं अभी आता हूँ कि भाई मंगोल के दौर में एक लोग कहेंगे कि जी वो तो मुसलमानों का कत्लेआम किया था, ये फिर एक फ़क़ीह और एक आलिम को किस तरीके से वहाँ पे जगह उसके लिए बनाई गई। तो इनका इनका ये किताब इनकी बहुत मशहूर है, सबसे ज़्यादा मशहूर उस ज़माने में। जिस तरह कॉस्मोग्राफी होती है कोई, जिसमें तमाम सिर्फ कोई डिक्शनरी ऑफ बायोलॉजी नहीं या डिक्शनरी ऑफ ज़ूलॉजी नहीं, बल्कि कॉस्मोस, जिसमें एक खुदा की तख्लीक को देखा गया है कि आसमान से लेकर ज़मीन तक सब चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। और इसमें भी है कि जिस तरह 7 आसमान है, हर आसमान पे क्या मखलूक होती है, क्या सितारे हैं, क्या बुर्ज हैं, और सब उनकी तफसीलात, ज़मीन के क्या जानवर हैं, समंदर के क्या हैं, हवा के कितने हैं, पौधे किस नौइयत के हैं, अजायब क्या हैं दुनिया में। तो उन सबको इस नज़र से देखा गया है कि ये सब चीज़ें खुदा के वजूद को तक़वियत देती हैं। उसके जो एक बिलीफ है कि खुदा ने सब चीज़ों को क्रिएट किया है। तो
ये उन चीज़ों को उनके हक में एक तरह की गवाही है कि भाई इतनी अजीब व गरीब चीज़ें हैं जो आपके जो आप बावर नहीं कर सकते कि ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये करती हैं, और उसकी वजह ये है कि एक खालिक है जिसने इन चीज़ों को बनाया है। तो ये इनका एक वो जर्नल थीसिस था। अब जहाँ तक ये बात आती है कि मंगोल दौर में क्या कर रहे थे और हलाकू खान के गवर्नर के साथ इनके क्या ताल्लुकात थे, तो मंगोलों का ये दस्तूर था कि जहाँ पे वो हमला करते थे, कब्जा करते थे, वहाँ की जो एलीट थी उसको, या उसकी जहाँ की वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी होती थी उसको पूरा का पूरा अडॉप्ट कर लेते थे। और ये कोई तारीख में हमेशा हुआ है। इवन ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या जब अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा किया 1857 के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल कम करके डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई। तो उन्होंने भी जो सारी ब्यूरोक्रेसी थी, मुगल मालगुजारी के निज़ाम से लेकर महसूलात और टैक्स वगैरह सिस्टम, पूरा का पूरा उन्होंने वही अडॉप्ट किया। और जो लोग बादशाह और राजों के लिए वहाँ पे काम कर रहे थे मुगलों के दौर में, वो अंग्रेज़ों के लिए उसी तरीके से काम करने लगे, क्योंकि हुकूमत का काम तो बहरहाल चलना होता है। जो लोग हुकूमत चला रहे होते हैं वो, उनको पता होता है किस तरह चलानी है, तो उनकी बहुत वो कारआमद लोग होते हैं। आप पाकिस्तान में भी यही है, ब्यूरोक्रेसी चेंज नहीं होती, हुकूमत आती जाती रहती है। तो मंगोलों ने ये किया था कि उन्होंने जुवेनी को, जो कि खुद बहुत बड़ा स्कॉलर था, हिस्टोरियन था मंगोल दौर का, उसको उन्होंने गवर्नर बनाया था बगदाद का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा था वो। और उसने अपने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जो उनकी सलाहियतें थी उसके मुताबिक उनको मामूर किया था, और कज़वीनी साहब को जज बनाया गया था, क्योंकि ये फ़िक़्ह के आलिम थे। सर इसमें एक और बात, क्योंकि मैं बुक में पढ़ रहा था, तो मुझे बताइएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उसमें भी वो फिर सिलेक्टिव होते थे कि जो उनको लगता था कि ये टेक्स्ट बुक या ये किताब कोई डेंजरस साबित हो सकती है, या ये उनके लिए इक़्तिदार के लिए खतरा साबित हो सकती है, या अपनी तारीख लिखने के लिए, तो वो सिलेक्ट करते थे कि ये रहेगा और इसको तल्फ कर दिया जाए। हाँ, उनका उनका जो सारा फोकस था वो ये था कि हमारी जो हुकूमत है, या हमारी एम्पायर जो है, हुकूमत सिर्फ नहीं था, हमारी उनकी एम्पायर थी, और उसको कहते थे कि इसको तक़वियत किस चीज़ से मिल सकती है। तो जो लेटेस्ट साइंसेस थी उनके वो बहुत वो थे पेट्रन्स। तो जब निज़ामुद्दीन तूसी भी उनके उसी दौर में उसको हायर किया गया था मंगोल कोर्ट में, और उसने उज़्बेकिस्तान में जाके फिर रसदगाह बनाई थी, ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी, जिसको मंगोल्स ने और हलाकू खान के ऑफिसर्स ने उसको स्पॉन्सर किया था। तो ये सारे काम साइंटिफिक नौइयत के और ये सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन ये उन्होंने ज़रूर किया था। तबाही उन्होंने बहुत सारी चीज़ें तबाह भी की थी, जहाँ पे उनको शुबा होता था कि इससे इस्लाम कहीं से दाखिल हो जाएगा, तो उन चीज़ों को वो तबाह कर देते थे। दिस इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो एक तरफ वो साइंस और एडवांसमेंट जो उनकी एम्पायर को तक़वियत देते थे, उन चीज़ों को प्रमोट करते थे, और जहाँ पे उनको लगता था कि अब्बासी दौर के खिलाफत की कोई चीज़ है, या इस्लाम से मुताल्लिक़ कोई चीज़ है जो कि लोगों को किसी और प्लेटफॉर्म पे जमा कर सकती है, तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते थे। अच्छा, बुक की तरफ वापस आते हैं। जिस तरह हम बात कर रहे थे, किस्सा की आपने बात की, उसमें लेजेंड्स होते हैं, हम जिसको मिथ कहते हैं, फेरी टेल होती है, तो और उसके बाद आप वो एलिमेंट उसमें होता है, ऑलरेडी इस जॉनरा के अंदर है। सेकेंडली, अगर आप इस तरह की किताब से आपने एक एरा सेलेक्ट किया है, उसमें एक रियल कैरेक्टर है, तो आप एक स्टोरी की रीटेलिंग कर रहे हैं इन अ वे, तो उसके बाद उसमें क्या एज अ राइटर आप देखते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ पुरानी किताब और पुराना टेक्स्ट पड़ा हुआ है जिसको आपने दोबारा बताना है, और फिर उसके अंदर आपने किस्सा गोई के एलिमेंट्स भी ऐड करने हैं ताकि वो एक एंगेजिंग और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहे, तो ये सारा कुछ कंबाइन कैसे होता है? इसके तो अलग पैसे होते हैं जनाब, ये तो गुर की बातें आप पूछ रहे हैं। देखिए, इसमें ये होता है कि एक कहीं से कहानी का जर्म, कहानी का कोई आइडिया एक होता है जिसके गिर्द आप फिर चीज़ बनाते हैं। और अगर हिस्टोरिकल वो वाक़यात भी उसमें शामिल है, जैसा कि इस किताब में है, तो उसमें आपको हिस्ट्री से हेल्प मिल जाती है। बहुत दफ़ा आप उस सब्जेक्ट पे पढ़ते हैं, तो जो चीज़ आपको गुमान में भी नहीं होती, लेकिन आपके उससे कहानी से नज़दीक होती है, वो आपको मिल जाती है। मुझे इस तरह के कई इत्तेफ़ाक़ात हुए।
तो उससे मुझे हेल्प मिली हिस्ट्री से भी काफ़ी कहानी को बढ़ाने में। इस वजह से उसकी प्लॉट पे ज़्यादा काम करना पड़ा। मुख्तसर सी किताब है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन तकरीबन 5 साल मुझे लगे थे इसको सीधा करने में, क्योंकि जो ओरिजिनल प्लॉट था वो कई मरतबा चेंज हुआ। नई मालूमात जो कि मज़ेदार थी उसको मैं इस्तेमाल करना चाहता था, और पिछले जो प्लॉट था उसमें वो नहीं बैठती थी बगैर उसको चेंज किए। तो ये कई चीज़ें हुई इस तरह। ठीक है। तो ओरिजिनल जब आप इस तरह लिख रहे थे किताब या कोई भी आप इस तरह के देखते हैं, तो आप उसमें कोई देखते हैं कि ओरिजिनलिटी उसकी कितना होना चाहिए, या ज़्यादा स्टोरी के लिए होती जो भी बन रही होती है, डजंट मैटर कि कितनी परसेंटेज उसकी फिक्शनल है, कितनी रियलिटी बेस्ड है? बहुत तारीख हमारी ऐसी है जो लिखी तो जा चुकी है, रिकॉर्डेड है, लेकिन वो हम जानते नहीं हैं, क्योंकि अब वो किताबें नहीं पढ़ी जाती या हिस्ट्री को उस तरह से नहीं देखा जाता, एक अलग तरीके से देखा जाता है। तो वो जो आपकी बात है कि किस तरीके से उसको लाया जाए, वो हिस्ट्री से मदद मिलती है बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से। और उनको अगर आपके मैं सुनाऊं कोई तारीखी वाक़या और आप कहें ये हुआ था, तो इसका मतलब है कि एक बड़ी अजूबा चीज़ है जो आपको लगी। तो एज अ राइटर, एज अ स्टोरी टेलर, मैं आपको आप पे टेस्ट करके देख लूंगा कि अच्छा है, हम आपको मजा आया सुन के इसको, कि ये कैसे हुआ, ये तो नहीं हो सकता था, ये तो वाकया नहीं हो सकता। तो फिर मैं कहूँगा अच्छा भाई, इसके टेस्ट हमारा कामयाब रहा, लोगों को मजा आया सुन के और उनको बड़ा अजीब लगा ये वाकया, तो इसको कहानी के तौर पे शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अब वो कहानी बन गया, एक तरह का फिक्शन लोगों के लिए हो गया, हालांकि वो असल में वाकया था। सर इसी तरह इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिस तरह आपने पहले ओरिजिनली एक शॉर्ट स्टोरी थी, और फिर ये प्रॉब्ली उस फीडबैक की बेस पे फिर ये एक पूरे नॉवल की शेप इख्तियार कर ली इसने। हाँ, और चूंकि मैं तारीख पढ़ता गया और मैं काफ़ी मुझे तारीख से दिलचस्पी है, तो लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली मेरे लिए बिल्कुल अजीब व गरीब थी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो एक से ज़्यादा सोर्सेज उन चीज़ों को कोट किया कि हाँ ये ऐसा हुआ था। तो जो शख्स उस एरिया की हिस्ट्री पढ़ रहा है या उस मजमून से मुताल्लिक़ चीज़ें पढ़ रहा है बहुत अरसे से, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें अजीब हों, तो वो फिर एक आपको लगता है कि इससे कहानी में आप दाखिल कर दें और लोगों के साथ शेयर करें, उनको भी उतना ही मजा आएगा जितना आपको आया। सर एक और इसी से क्वेश्चन है जो कि सिर्फ इस किताब के हवाले से नहीं बट जर्नली है, कि एक जिस तरह हम हमारी वैसे भी बात हो रही होती है कि एक ट्रेंड चल गया होता है कि इन टॉपिक्स पे आजकल किताबें ज़्यादा लिखी जा रही हैं। 9/11 के बाद हमने देखा कि एक ट्रेंड चेंज हुआ, कंटेम्प्रेरी टाइम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा किताबें लिखी गई, स्पेशली जो मुस्लिम्स बाहर रह रहे थे। सो इस तरह और आप कंसिस्टेंटली अमीर हमजा के साथ हमने ट्रांसलेशन के साथ देखा, और अब ये आपने किस्सा का एक पूरा किस्सा लिखा है। तो इस तरह के जब प्रोजेक्ट्स करते हैं तो इसमें इट्स ऑल योर ओन विल और ख्वाहिश और एक चीज़ पसंद की है, या इसमें आप ये देखते हैं एज अ राइटर कि कितने लोग पढ़ने वाले हैं, या आप डिमांड क्रिएट कर रहे हैं? इसके जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम क्या होता है मंजर सामने आपके? देखिए, जब ये अक्सर मैं कहता हूँ कि उस चीज़ पे लिखें जो आपको जिसके बारे में आपको ये इत्मीनान हो कि अगर आपको 1-2 साल नहीं बल्कि 10 साल तक उस पर काम करना पड़ेगा तो आप उकताएंगे नहीं उससे। तो ऐसा कोई भी लिखने के लिए आप मौजू चुनें। और बिटवीन कैलेंडर्स जो मेरा नावल था, तकरीबन ऑफ एंड ऑन तकरीबन 10 साल लगे मुझे उसको उसकी फाइनल शेप में लाते लाते। तो अगर लेकिन वो कहानी से मुझे मुसलसल दिलचस्पी रही, उसके बारे में मैं वक्तन फ़वक्तन सोचता रहा, चीज़ें लिखता रहा, उसको कई मरतबा ड्राफ्ट्स लिखे उसके। तो अगर वो चीज़ नहीं होती कि भाई उस मौजू से या उस चीज़ से मुझे दिलचस्पी नहीं है, तो फिर उकता जाता आदमी कि यार ये तो कहानी बनी नहीं रही, सीधी नहीं हो रही, छोड़ो यार कुछ और काम करते हैं। तो लेकिन ये मौजू जो है क़ज़वीनी का, अजायब का, फैंटेसी एलिमेंट्स इसमें जो हैं उनमें मुझे हमेशा दिलचस्पी थी। और चीज़ों की मार्केट
और डिमांड वो एक अलग चीज़ है। उसके लिए आप अगर बिल बोर्ड्स बना दें, कोक या पेप्सी कोई उसकी वो चला दे तो बहुत सारी चीज़ों की मार्केट बन जाती है। तो वो एक अलग नौइयत है उस चीज़ की। लेकिन जिस चीज़ में आपका इंटेलेक्चुअल एफर्ट या जो आपको इंटेलेक्चुअली एंटरटेन करती है उसकी एक्सप्लोरेशन, वो एक अलग चीज़ होती है। तो अभी कोई साहब हैं, अंग्रेज साइंटिस्ट हैं, कोई गाया थ्योरी के खालिक, वो 101 साल के हुए हैं, तो बीबीसी ने उनका इंटरव्यू नशर किया था, मैं देख रहा था कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट को भी चाहिए कि वो अपना काम जो है वो एक आर्ट की तरह लें, उससे पैसा कमाने की फिक्र नहीं करें, बल्कि उसको एंजॉय करें। तो अगर आपको अपनी राइटिंग से एंजॉयमेंट हासिल हो रही है, खुशी हासिल हो रही है, और कुछ कंप्लीशन का और कुछ अपने आप कुछ सेल्फ कल्टीवेशन आपकी हो रही है उससे, तो आपका मकसद हल हो गया है। बाकी चीज़ें होती रहेंगी और वो आपको मिल जाएंगे, रीडर्स भी और पैसे भी और नेटफ्लिक्स की डील। सर कैरेक्टर्स पे अगर हम थोड़ी बात करें, कैरेक्टर्स कुछ आपने जिसने बताया कुछ तो हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करते थे, और बट कुछ ये हैं कि जो आपने खुद इंट्रोड्यूस की हैं, और उसमें एक फीमेल कैरेक्टर है, उसके हवाले से आप जिस जिस मैं आर्टिकल देखूं या इंटरव्यू देखूं उसमें स्पेसिफिकली उसकी बात होती है, और हर जो क्रिटिक है या पढ़ने वाला है उसका अपना एक पर्सपेक्टिव है। तो व्हेन यू वर क्रिएटिंग ऑल दीज कैरेक्टर्स, तो क्या माइंड में था, क्या एंड गोल था? एक तो ये कि जो एक नॉवलिस्टिक पर्पस होता है कि चेंज आप एक किरदार कहीं से शुरू होता है और वो आखिर तक जाता है और उसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, तो वो चेंजेस कुछ आपके साथ वाकयात होते हैं, आपके इमोशनल चेंजेस आपके अंदर आती हैं, आपका दुनिया को देखने का अंदाज बदल जाता है, या दुनिया आपके साथ कुछ ऐसा करती है, आप दुनिया के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिससे तलातुम आता है चीज़ों में और ज़िंदगियाँ बदलती हैं, या कम से कम किरदार की एक या एक से ज़्यादा किरदार की ज़िंदगी बदलती है। तो किस्सा अपनी जगह पे, लेकिन वो एक फैक्टर है जिसके अंदर जो आपको, अगर आप आज लिख रहे हैं बैठी कोई चीज़, तो वो आपको उसमें मलहूज़ खातिर रखना पड़ेगा और उसको शामिल करना पड़ेगा। तो चेंजेस, चूँकि ये लव स्टोरी है बेसिकली, उसके पस मंज़र में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसेंशियली एक लव स्टोरी है कि किस तरीके से शुरू हुई थी, वो आखिर में बताया जाता है। और उसको दिखाने के लिए उस किरदार की ज़रूरत थी, और जो कुछ भी वाक़यात होते हैं वो मेरे ख़्याल में उसका ज़रूरी है दिखाना। इसमें सर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो एलिमेंट है, जो पर्सनली जो है वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया था, वो थी इसके इलिस्ट्रेशंस। और मैंने पूरी कोशिश की थी जब मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो पहले मैं उस इलिस्ट्रेशन को कवर करके रखूँ, ताकि मैं पहले पूरा टेक्स्ट पढूँ और फिर मैं उसको देखूँ मैं अपने दिमाग में क्या कंसीव करता हूँ, और फिर मैं पढूँ। क्योंकि एज़ अ चाइल्ड मैंने एक्चुअली हैरी पॉटर की पहली मूवी देख ली और फिर मैंने उसकी पहली किताब पढ़ी। उसके बाद आई थिंक बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए ये इमेजिन करना इमेजिन करना कि अदर देन स्कूल दोज़ के अदर कैरेक्टर्स। के हैरी पॉटर इसके अलावा किस तरह का लग सकता है, और स्पेशली एट यंग एज, और फिर हुँ। स्कूल इसके अलावा किसी और तरह कैसे दिख सकता है। तो इसलिए भी मैंने इस दफ़ा रखते हुए तो इलस्ट्रेशन के हवाले से बताइएगा कि इसमें कितनी क्योंकि आपने और इंटरव्यूज़ में बात भी की है कि ओरिजिनैलिटी या हमें जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक में मिलती हैं कुछ इलस्ट्रेशंस, वो कितने परसेंट हैं, कितने टोटल ओरिजिनली जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं? जी, इसकी इलस्ट्रेटर मिशेल फारूकी जिन्होंने इस पे काम किया, उन्होंने उनको जो मैंने एक तरह का इलस्ट्रेशन ब्रीफ बना के दिया था कि देखें इस तरह ये करना है, तो कुछ तो ऐसे इलस्ट्रेशंस थे जो जैसे थे तकरीबन वैसे ही बना दिए गए, अजाइबुल मखलूक़ात में जिस तरीके थे उन्हीं की कॉपी बन गई। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अजाइबुल मखलूक़ात में जिनका जिक्र तक नहीं है, उनको बनाया गया, उनको डिज़ाइन किया गया, और जिनके लिए कोई प्री एग्जिस्टिंग मॉडल भी नहीं था, तो वो थी। फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अजाइबुल मखलूक़ात के मुख्तलिफ नुस्खों में थी, और एक में फ़र्ज़ करें कोई कछुआ है, कछुए के ऊपर उसकी पुश्त पे कुछ वो डिज़ाइन बने हुए हैं, तो मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है, और वो दूसरे का सर अच्छा था, मैंने कहा ये अच्छा है, और लेकिन मैंने कहा इसके सर पे सींग होने चाहिए, तो वो सींग किसी उसमें नहीं थे, तो वो मुख्तलिफ इलस्ट्रेशंस को मिलाकर और फिर कुछ उसमें अपनी चीज़ें शामिल करके इस तरह की तस्वीर की गई।
तो एक मिक्स है, कुछ तो एग्जैक्टली कॉपीज हैं अजायब अल मखलूक़ात के, जो मखलूक़ात हैं उसमें उनकी जी। कुछ तख़य्युलाती हैं और कुछ मिक्स्ड हैं फ्रॉम डिफरेंट एग्जिस्टिंग सोर्सेज। इसे जो ओरिजिनल आप बात करें टेक्स्ट की, ये किस फॉर्म में अवेलेबल है आज और ये कहाँ अवेलेबल है और कहाँ से हाथ लगा? अजायब अल मखलूक़ात के उर्दू के अंदर ग़ालिबन 2 या 3 ट्रांसलेशन हुए। एक तो नवल किशोर के ज़माने में हुआ था, शेख तसद्दुक़ हुसैन साहब ने किया था। वो भी मिल जाता है, ग़ालिबन दोस्त पब्लिकेशंस ने उसकी अक्स लेके फैक्सिमिली उसका एडिशन छापा था। और 2 जो कि ज़्यादा अच्छे वो नहीं हैं, उनकी काफ़ी गलती हैं उनमें, वो मॉडर्न एडिशन आपको मिल जाते हैं उर्दू में। उर्दू बाज़ार वगैरह से अजायब अल मखलूक़ात अगर आप पूछेंगे तो आपको कोई मॉडर्न एडिशन मिल जाएगा, लेकिन उसमें वो बेशुमार गलती होती हैं क्योंकि इन्होंने वो टाइपिस्ट के हवाले कर दिया कि चलो भाई पुरानी किताब को टाइप कर दो, तो एडिटिंग वगैरह नहीं होती। तो मैंने उसमें पढ़ा था, फिर एक फ़ारसी का मेरे पास एडिशन था, वो मेरे पास था, और एक ओरिजिनल जो कज़वीनी के दौर का और उस पे उसका देखा हुआ एडिशन जो था, उसके अब पीडीएफ मिल गया था, तो वो सब चीज़ें मेरे। चलिए सर, लास्ट बिफोर वी रैप अप, और अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास अभी व्यूअर्स की तरफ से है तो प्लीज़ हमें बताइए हमें कमेंट्स में। बट बिफोर दैट, आपका देखें इसके 2 पब्लिकेशंस आई हैं। एक आपका ये पहले बाहर पब्लिश हुई, फिर पाकिस्तान में आपने किताब के अंदर पब्लिश की है। तो उसके हवाले से क्या चैलेंजेस थे, किस तरह, क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या किया जा सकता है बेहतर, उस पर थोड़ी रोशनी डालें एज अ पब्लिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, पब्लिशिंग इज़ नॉट एन ईजी एंटरप्राइज पाकिस्तान में। अगर आप उसको सही तरीके से और किताबों को बहुत अच्छे तरीके से एडिट कर और खूबसूरत छापना चाहें। अब उसका एक एनेक्डोट है कि ख्वाजा हसन निज़ामी साहब जो थे, वो बड़े, उन्होंने बहुत अपने ज़माने के बहुत बड़े पब्लिशर थे, और मुनादी के नाम से एक रिसाला निकालते थे और बेशुमार और चीज़ें पब्लिश करते थे, छोटे मोटे रिसाले, कहानियाँ, ये वो। दिल्ली के थे वो। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जब भी मैंने कोई अच्छे कागज़ पर किताब छापी है तो हमेशा नुकसान हुआ है, और जब भी कोई मैंने रद्दी कागज़ पर किताब छापी है तो बहुत बिकी है। तो ये हमारा कुछ मिजाज है कि अच्छी किताबों को देखकर हम कहते हैं कि ये तो किताब तो ऐसे नहीं छपनी चाहिए, ये तो बड़ी महंगी कर दी आपने, हालांकि वो उतने ही पैसों की वो चाय पी लेते हैं, लेकिन उसको वो कोई मसला नहीं होता। तो एक अजीब व गरीब, एक तो वो रीडरशिप है आपकी, वो एक ख़ास तरीके की है लोकल बुक्स के बारे में। फिर इलस्ट्रेटेड बुक्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं रहा, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि अच्छा इसमें कलर तस्वीरें हैं तो ये क्यों है, या ये बच्चों की होगी शायद, हालांकि बच्चों की वो नहीं है। तो लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा वो है प्रॉब्लम, और इसीलिए इसको एक ऑनलाइन नेटवर्क, ऑनलाइन सेल्स नेटवर्क के ज़रिए मैंने इसको daraz.pk पे रखा है, जहाँ से ये फ्री डिलीवरी के साथ पाकिस्तान भर में ऑर्डर की जा सकती है। तो देखिए इसका क्या नतीजा निकलता है। अभी तक सेल्स चल रही हैं और अच्छी हैं, तो आगे भी हो सर, सकता है। इसके थ्रू आई थिंक ऑनलाइन सेल्स के थ्रू आपने भी जो मेंशन किया था, एंड आई थिंक दैट्स वेरी गुड पॉइंट, कि हमें शायद ये भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा एज ग्रुप या कौन सा डेमोग्राफिक ये किताब खरीद रहा है और किस किस्म की शायद रीडरशिप एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में करंटली। जी, और फिर उसमें ये होता है कि आपके पास अपने जो आपके रीडर्स हैं या जो आपके बायर्स हैं, वो उनका डेटा आपके पास है, तो जब भी आप अगली कोई चीज़ निकालना चाहेंगे तो वो उनके लिए आप उनको डायरेक्टली भेज सकते हैं कोई चीज़, कि भाई ये चीज़ अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उसको ऑर्डर कर लें। जो कि आप अगर एक रेगुलर बुक शॉप के थ्रू करेंगे तो वो तो आपके साथ वो डेटा शेयर नहीं करेंगे एज अ पब्लिशर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नई हैं, वो थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। सो दैट ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि अब अगली चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो अगली चीज़ें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कब तक? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगली किताब जो है, जो वो भी एक किस्सा है, वो इस साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाए। उस पर काफ़ी काम हो गया है, और तो वो मेरा एक अगला प्रोजेक्ट है। और तिलिस्म होशरुबा की अगली जल्द का ट्रांसलेशन, वो भी इसी साल उम्मीद है उसको
तो वो उसमें से रैप अप हो जाएगा या वो सेकंड पार्ट है, उसके बाद मजीद पार्ट उसके आने हैं? नहीं, तिलिस्म हुशबा के तो 24 हिस्से हैं, तो 24 अभी ये सिलसिला कुछ चलेगा। चलेगा। नहीं चले, 1 कब की मैंने पढ़ के रखी हुई है, मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन बड़ी अच्छी खबर है कि सेकंड पार्ट उसका आ रहा है। इसके साथ लिंक हम शेयर कर देंगे, अगर आप जो लोग ऑर्डर करना चाहते हैं, साइन कॉपी ऑर्डर करना चाहते हैं, और दराज के थ्रू आप कर सकते हैं, लिंक आपको पोस्ट में मिल जाएगा। बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। बहुत शुक्रिया अहमद आपका, थैंक यू चलें सो सर, मच। थैंक यू सर, थैंक यू।